हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पीयूष और आज है 9 मई 2026 और आज मैंने गुप्ता एज के पहले तो एंशियंट पार्ट पढ़ा और उसके बारे में उसका आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ा। तो एंशियंट में तो सबसे पहले ये पढ़ा कि गुप्ता जो कुषाण थे, कुषाण कुषाण के बाद मतलब एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था नॉर्थन इंडिया में। तो उसको बहुत टाइम बाद एक ऐसे रूलर्स आए जिन्होंने पूरे नॉर्थ इंडिया में मतलब एक कंसोलिडेशन किया, एक बड़ी एम्पायर बनाई। तो सबसे पहले जो रूलर थे वो थे, उनका नाम था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद आए घटोत्कच, उसके बाद आए चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट जो थे उनको मतलब एक रियल फाउंडर माना जाता है। तो सबसे पहले हमारे चंद्रगुप्त आए, फिर समुद्रगुप्त आए, फिर चंद्रगुप्त सेकंड आए समुद्रगुप्त के बाद। समुद्रगुप्त को मतलब एक चक्रवर्ती सम्राट भी कहा जाता है। उसके बाद चंद्रगुप्त टू आए, ठीक है, फिर कुमारगुप्त और फिर स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ा। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुप्तास के का पढ़ा। एडमिनिस्ट्रेशन में उनके 4 मेन टब थे, भुक्ति और विषय, विधि और ग्राम। भुक्ति जो था उसको प्रोविंस को कहते थे, और विषय जो था वो जोन को कहते थे, विधि जो था वो ब्लॉक को कहते थे, और ग्राम तो सबको पता ही है, विलेज को कहते थे। उनका जो स्टैम्प था वो उनकी पॉलिटिकल अथॉरिटी का मार्क था, और स्टैम्प का जो सिंबल था वो था गरुड़। इकोनॉमी ऑफ गुप्ता, मेन उनका जो सोर्स ऑफ इनकम था वो लैंड थी। मतलब जनरली 1/6 ऑफ जो प्रोड्यूस होता था लैंड का, उसको यूज़ किया जाता था। मतलब उसको ऐसा टैक्स लिया जाता था। मतलब कंडीशन पे डिपेंडिंग, अगर बहुत अच्छी फसल है, बहुत सब कुछ अच्छा हुआ है, तो वो 1/6 का कभी बढ़ा भी देते थे, और कभी कुछ कैलामिटी आ गई या कुछ दिक्कत होगी तो वो टैक्स को कम भी कर देते थे। तो जो पहले गुप्ता से पहले जो एक लैंड को देने की प्रथा शुरू हुई थी सिर्फ ब्राह्मण्स को, तो गुप्ता और लोगों ने क्या किया, गुप्ता रूलर्स ने इसको मतलब अपने और लोग को भी, मतलब ऑफिशियल्स को भी देना शुरू किया, जिससे ही मतलब इसी से ही आगे चल के फ्यूडलिज्म की शुरुआत हुई हमारे इंडिया में। तो अग्रहार और ब्रह्मदेय ये स्पेशल टाइप ऑफ लैंड ग्रांट्स थे जो ब्राह्मण्स को दिए जाते थे। सोसाइटी ऑफ गुप्ताज में क्या था कि जो औरतों की कंडीशन थी, मतलब उन्होंने तो काम किया अपनी तरफ से औरतों की कंडीशन को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन क्या हुआ कि उनका ये जो मतलब उन्होंने औरत के स्टेटस को इतना ऊंचा बढ़ा दिया कि औरतों के लिए घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। तो जो हायर कास्ट वुमेन थी वो तो अपने या तो पहले अपने फादर पे, उसके अपने पति पे ही डिपेंडेंट रहती थी। उनको कभी मतलब खुद से काम करके कमाने की आज़ादी भी नहीं थी। और जो थोड़ी लोअर कास्ट वुमेन थी उनको मतलब काम करने की आज़ादी थी। और जो इस समय एक डिस्क्रिमिनेशन, सती की भी प्रथा जो थी वो, उसका भी मतलब हिस्ट्री में बताया गया है। ईरन इंस्क्रिप्शन में सती प्रथा के बारे में लिखा हुआ है। और वुमेन और अनटचेबिलिटी उस समय बढ़ गई और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गया था। तो ये जो था वो डार्क साइड थी गुप्ता रूल की। तो जो चंडाल थे वो सबसे पहले उनके बारे में निर्वासित और अनिर्वासित जो शूद्र थे उनका कॉन्सेप्ट आया। निर्वासित वो थे जिनको शहर के बाहर रहना होता था, अनिर्वासित वो थे जिनको शहर के अंदर ही रहना होता था। तो जो निर्वासित थे उनको कभी शहर के अंदर अगर आना होता था तो उनको ड्रम बजा के आना होता था ताकि सारे लोग अंदर चले जाएं, और सो कॉल्ड अपर कास्ट लोग मतलब इम्प्योर ना हो जाएं उनकी परछाई पड़ने से भी, ठीक है। तो इसके बाद इनके आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ा। तो गुप्ता की जो केव्स थी, सबसे पहले जो अजंता एलोरा हैं वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। अजंता केव्स जो हैं वो प्रॉपरली बुद्धिज़्म को डेडिकेटेड है। एलोरा केव्स क्या है, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म को भी डेडिकेटेड है। एलोरा केव्स में प्रीमाइस 16 में एक कैलाशनाथ टेम्पल है जो कि एक आर्किटेक्चर मार्वल है इंडिया का। उसमें क्या है कि वो
सिर्फ एक पत्थर से पूरा टेम्पल बनाया है। जनरली क्या होता है कि हम बेस देते हैं बिल्डिंग का, उसके बाद उसके ऊपर बिल्डिंग बनाते हैं। बट इसको सबसे पहले ऊपर का पार्ट बनाया गया, टॉप से डाउन की अप्रोच यूज़ की गई है, ठीक है। उसके बाद एलिफेंटा केव्स जो हैं वो समुद्र में लोकेटेड है, मुंबई के पास। तो एलिफेंटा केव्स की तो मतलब समुद्र की वजह से, पानी की वजह से वैसी उनकी मतलब कंडीशन ख़राब हो चुकी है। उसके बाद बाग केव के बारे में पढ़ा था, जो कि एमपी में है। यहाँ 9 सैंडस्टोन केव्स हैं, ऑल मतलब सारी की सारी बुद्धिज़्म के बारे में है, ठीक। तो जो अजंता और बाग केव्स हैं वो गुप्ता एज में बनी, और जो एलोरा केव्स हैं वो राष्ट्रकूटा रूलर्स के टाइम पे बनी। उसके बाद हमने नासिक केव्स के बारे में पढ़ा। नासिक की क्या है कि नासिक की वैल्यू इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि वो एक तो वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया है, और सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है नासिक को। और नासिक में कुंभ मेले, जैसे कुंभ होता है वो भी होता है। और नासिक में एक त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी है शिव जी का, जो कि हमारा 12 में से एक ज्योतिर्लिंग भी है। उदयगिरी और खांडगिरी केव्स जो हैं ये उड़ीसा में है, और इनको जैन किंग खारवेल के टाइम पे बनाया गया था। तो अगर जैन किंग के टाइम पे बनाया गया था तो ऑब्वियस सी बात है ये सारी की सारी केव्स जैनिज़्म को डेडिकेटेड है। जूनागढ़ केव्स को ऊपर कोट केव्स भी कहते हैं, क्योंकि ये जो केव्स हैं ये सीढ़ियों पे बनी हुई हैं अपस्टेयर्स पे। ये गिरनार हिल्स पे गुजरात में मतलब लोकेटेड है। और इसके बाद तो टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले क्या होता था कि इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर ऐसे हुआ कि सबसे पहले एक ऐसे स्क्वायर, ऐसे सीधा ऐसे स्क्वायर टेम्पल होता था, ठीक है। फ्लैट रूफ होती थी, और उसके जो पिलर्स होते थे वो बहुत ही मतलब खोखले से होते थे। तो सांची का जो 17वां नंबर का टेम्पल है वो एक एग्जाम्पल है। स्टेज 2 में क्या हुआ, रूफ तो अभी भी फ्लैट थी, बट जो टेम्पल था वो एक रेज्ड प्लेटफॉर्म पे कंस्ट्रक्ट किया गया, और जो पिलर था वो शैलो की जगह इन डेप्थ पिलर हो गया। तो पार्वती टेम्पल ऑफ नाचना कुथारा इन एमपी इसका एक एग्जांपल है। स्टेज 3 में क्या हुआ कि स्क्वायर टेम्पल तो भी बनते थे, मतलब टेम्पल का स्ट्रक्चर ऐसा ऐसा और ऐसा होता था, ऐसा, ये स्क्वायर। लेकिन इनमें क्या हुआ, एक तो ये जो अपने इस प्लेटफॉर्म है इसकी मतलब लेंथ बढ़ गई, और ऊपर इसमें शिखर बनने लगा। पहले क्या होता था, पहले ऐसे टेम्पल बनते थे स्क्वायर शेप, और इसके ऊपर भी ये मतलब फ्लैट रूफ होती थी, और इसकी लेंथ काफ़ी कम है, और इसकी जो अपर इस प्लेटफॉर्म की लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इसके ऊपर में एक कर्विलिनियर स्ट्रक्चर बना जिसको शिखर कहते थे, और एक स्टेयर्स तो यहाँ पे बनी ही बनी। उसके बाद ये 3 स्टेजेस के बाद फाइनली नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर आई। तो ये इसमें काफ़ी चीज़ें सेम थी, बट एक जगती का मतलब कॉन्सेप्ट है। जगती क्या है कि जो अप्रेस प्लेटफॉर्म है उसका नाम जगाती का है, और एम्बुलेटरी जो पैसेज है मतलब मंदिर के चारों प्रदक्षिण पथ, तो उसको परिक्रमा के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मंडप का कंस्ट्रक्शन हुआ, और शिखर के ऊपर एक अमलक लगाया गया, उसके ऊपर एक फिनियल में कभी त्रिशूल होता था या कभी कुछ और होता था, अकॉर्डिंग टू द जिस भी देवता का टेम्पल है, ठीक। उसके बाद नागर की सब स्टाइल्स बनी 3। एक बनी उड़ीसा टेम्पल सब स्टाइल, उसके बाद एक चंडीला ऑफ खजुराहो, और उसके बाद सोलंकी टेम्पल, ठीक है। ये 3 थे। इसके बाद ये 3 का मतलब ये जो 3 हैं ये मेन है, उड़ीसा के और चंडेल और सोलंकी टेम्पल। तो इसके बाद अब कल को है संडे, तो कल को पूरे हफ्ते भर का रिवीजन करना है, और स्टार्टिंग से
पैलियोलिथिक से जो जो कुछ पढ़ा हुआ है उस सब का रिवीजन करूँगा। तो कल मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू।